यूएई के पोडियम पर मेरी मौजूदगी है, इसलिए संजीव दास साहब का मैं सबसे पहले रुख करूंगा, जो गल्फ न्यूज के सीनियर एडिटर हैं, यूएई से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, किस तरह से आप यूएई की भूमिका को एनालाइज करते हैं? मुझे याद आता है पहला समिट जब हुआ था तो जो यूएई के राजदूत थे भारत में, उन्होंने ही वेस्टर्न एशिया का क्वाड बताया था इसे, I2U2 को। एक्चुअली देखिए, बात ऐसा है कि मैं तो सबसे पहले जिक्र करूंगा जो अभी यूएई के राष्ट्रदूत है दिल्ली में, द यूएई एम्बेसडर टू इंडिया, अहमद अल बना। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया, जबकि उन्होंने ये एक नाम उन्होंने दे दिया था इसे समिट को, जो कि उन्होंने बताया कि ये वेस्टर्न क्वाड है। एंड इन मोर वेज देन वन उनका ये एनालिसिस, उनका ये कॉइनेज, जो टर्म उन्होंने कॉइन किया, I think it's very correct and it couldn't have been any closer to the truth, because अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से भारत और यूएई के बीच में संबंध अभी जिस जगह पे है, it is no longer transactional। एक ऐसा जमाना हुआ करता था जबकि इंडिया पूरे मिडिल ईस्ट को देखा करता था एज अ सोर्स पॉइंट फॉर ऑयल, फॉर एनर्जी, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए आई थिंक लायन शेयर ऑफ द क्रेडिट शुड गो टू द लीडरशिप currently in India, led by the Prime Minister Mr. Modi, and the current president of United Arab Emirates, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan। जब His Highness Nahyan जब क्राउन प्रिंस बने थे, तब से लेके आज तक जबकि वो राष्ट्रपति है, ड्यूरिंग दिस फेज इन द लास्ट 4-5 years, पिछले 4-5 सालों में भारत और यूएई काफी नजदीक आ चुके हैं एक दूसरे के, और इसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में भी। और आज जो समिट हम देखने जा रहे हैं, I2U2 इन इजराइल, दिस हैज बीन मेड पॉसिबल। ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज यूएई और इंडिया आपस में एक बहुत अच्छा संबंध बनाए रखा है पिछले कई सालों से। सर, लेकिन इसमें ये जो बातें ये जो दो कंट्रीज बहुत नजदीक आए हैं एक दूसरे के, राइट, दैट आई थिंक इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड बने, सर कैन यू हियर अस सर, और इजराइल के साथ और साथ में जो और कंट्रीज थे, मोरक्को और बहरीन, ये जो अकॉर्ड भी जो बना था। सर आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम कुछ एक बात समझना चाहते हैं कि I2U2 को कॉन्सेप्चुलाइज करने से लेकर आज तक क्या इसमें एक टैक्टिकल शिफ्ट भी आया है? क्या इसको एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखने का एक वक्त था? इसको अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स के तौर पर लिए जाने का एक वक्त था? और क्या आज इसको मिडिल ईस्ट के क्वाड के तौर पर, वेस्ट एशिया के क्वाड के तौर पर देखा जा रहा है? क्या इससे मंजू सेठ जी आप सहमत हैं क्या कि एक शिफ्ट आया है इसको देखने में? शुरुआत इसकी हुई थी एज एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ब्लॉक, और थोड़ा सा शिफ्ट आया है। और ऑल्सो ये यूक्रेन वॉर के बाद और जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड में, यूएस को अपनी जो थोड़ा सा स्टेप बैक कर गए थे इस रीजन से, तो वो फिर वापस आ रहे हैं, फिर से अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहे हैं इन द वेस्ट एशिया रीजन एज वेल, और उसको फिर से बता रहे हैं कि हम रिन्यू कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप्स। तो ये क्वाड कह सकते हैं इसको, लेकिन ये उसको I2U2 इसलिए बोल रहे हैं। ऑफिशियली कोई क्वाड का उसका वो डिनोमिनेशन नहीं किया उन्होंने। और ये मेन फोकस अगर आप देखेंगे इसका एनर्जी और फूड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट और ग्रीन एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह पे है, स्पेस पे है। तो इसमें ये भी आया था कि बीच में डिफेंस के उसमें से भी एज अ सोर्स फॉर डिफेंस, इंडिया कैन आल्सो बी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सेट्रा, इंडिया कैन हेल्प इन दैट वे। ऑल्सो हमारे, आपको पता है, वहाँ पे बहुत ह्यूज इंडियन डायस्पोरा काम करता है इस रीजन में। तो ये एक और इंडिया के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एरिया है। और ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन से जो बना है, ये 4 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है, ठीक है, आप क्वाड कह लीजिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कह लीजिए, I2U2 कह लीजिए, जो नाम से आप कहेंगे वो बिल्कुल मैम, जो बात आपने कही उसी का मैं जिक्र करूंगी। अक्टूबर 2021 में जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो भले इसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक फोरम प्लेटफॉर्म बताया गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जहां जून 2022 में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद हालात देख रहे हैं, उसके तहत ये मिडिल ईस्ट दौरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि खाद्यान्न संकट के दौरान गेहूं की जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट सहित दुनिया के कई देशों में इसको लेकर डिमांड बढ़ चुकी है। वहीं दुनिया में तेल की किल्लत से जूझ रहे जो देश हैं, उसका भी रुख अब मिडिल ईस्ट
की तरफ अगर आ रहा है तो इसके क्या मायने हैं? और अंशु जी, मेरा सवाल अमेरिका के लिहाज से इस बात पर भी है कि जो बाइडेन का ये विजिट, यूएई के साथ इंटरैक्शन, इंडिया के साथ इंटरैक्शन उस वक्त हो रहा है जब वो खुद इजराइल, वेस्ट बैंक और यूएई के दौरे पर है। आप अमेरिका की दृष्टि से देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है बाइडेन का। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद वो खाड़ी देशों की तरफ पहली बार जा रहे हैं, इजराइल होते हुए जा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसी बीच I2U2 का समिट भी होने जा रहा है और इसके तुरंत बाद वो GCC+3 यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल प्लस इजिप्ट, इराक और जॉर्डन का जो एक समिट होने जा रहा है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो आप यदि बाइडेन को देखते हैं राष्ट्रपति के रूप में, तो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने जितने भी ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स है, चाहे क्वाड हो, चाहे ऑकस हो, चाहे अभी ये I2U2 हो, GCC+3 की ओर आप देखें, G20 की ओर यदि आप देखें, तो वे इस मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और अमेरिका की यदि दृष्टि से देखते हैं तो अभी जो कुछ भी रशिया यूक्रेन संकट के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से एक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है, मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे जैसे I2U2 के प्लेटफॉर्म पे जब हम वापस आते हैं तो यहाँ मुझे अमेरिका, खाड़ी देश, इजराइल और भारत एशिया से जुड़ते हुए दिखते हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक पहल है। ठीक है, लेकिन इसकी अगुवाई एक देश इजराइल है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी होगा पिछले साल, और उस पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना होगा, उस पर हम आएंगे।